जमुना दास जी बार बार बेटे के कमरे की तरफ देख रहे थे कि बेटा बाहर निकले तो दो बातें करूं। जैसे ही कमलेश कमरे से निकला और ऑफिस जाने के लिए बैठकर जूते मोजे पहनने लगा तो जमुना दास जी बोले, बेटा कमलेश, क्या ऑफिस जा रहे हो? कमलेश ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दोबारा हिचकिचाते हुए बोले, वह मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है कि एक बाप अपने बेटे से फरमाइश करे, क्योंकि बच्चे बाप से फरमाइश करते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। कमलेश चढ़ते हुए बोला, पापा, जूते मोजे पहन रहा हूँ तो सोने तो नहीं जाऊँगा। आपकी तरह मुझे इतना आराम कहाँ है कि दिन भर घर में बैठे रहो और सब कुछ सामने मिल जाए। देख तो रहे हैं कि ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे बोलने से कौन सा आप रुकेंगे। जो कहना है साफ साफ कहिए। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वह अटक अटक कर बोलते हैं, बेटा अब कैसे कहूँ, तुम्हारी माँ होती तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं देता। वह मैं यह कह रहा था कि अगर तुम्हें टाइम मिले तो मेरे लिए 2 कमीज ला देना। मेरी दोनों कमीज़ों के बटन टूट गए हैं और एक कमीज का कॉलर भी फट गया है। तुम्हारी माँ होती तो वह कमीज में बटन लगा देती। वह कमीज़ें इतनी पुरानी हो गई हैं कि हर रोज़ वही पहनकर बाहर निकलता हूँ तो जान पहचान वाले टोकते हैं। तभी कमरे से जमुना दास जी की बहू कंचन बाहर आई और बोली, पापा जी, आप हर समय इसी फिराक में क्यों रहते हैं कि ये जल्दी में हो तो कुछ डिमांड कर दी जाए। तब तो आपकी डिमांड को पूरा करना ही पड़ेगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे माँ जी के जाने के बाद हम आपका ख्याल ही नहीं रखते। वैसे तो आप राजा बने घूमते हैं। अब क्या हो गया? अब क्यों भिखारी बनकर बेटे से कह रहे हैं? और मुझे माँ जी की तरह खाली मत समझना कि दिन रात चूल्हा चौका करूं और फिर सबके कपड़ों का ध्यान रखूं। जमुना दास जी बोले, बहू सही कह रही हो। वह घर संभालती थी पर अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देती थी। कमला के जाने के बाद मैं तो जैसे बेसहारा हो गया। और वैसे भी कमाऊ पिता बोझ नहीं होता, पर बिना माँ के पिता बेटे बहू पर बोझ बन जाता है। समझ सकता हूँ मैं तुम लोगों के लिए बोझ बन गया हूँ। आए दिन तुम लोगों से फरमाइश जो करता रहता हूँ। कमलेश बोला, बस कीजिए पापा, अब इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। अगर कमीज के बटन टूट गए हैं तो उसे मत पहनिए, पर कम से कम ताने तो मत मारिए। याद है ना बचपन में जब मैंने नई बुसट मांगा था तो आप कहते थे कि क्या ज़रूरत है, तुम्हारी माँ बटन बटन लगा देगी। तो अब आपकी भी समस्या का मेरे पास समाधान है। वह हैरानी से बोले, वह क्या है बेटा? कमलेश ने कंचन से बोला, कंचन, मेरी जितनी कितनी कमीज़ें पुरानी हो गई हैं जो अब मैं ऑफिस पहनकर नहीं जाता हूँ। तुम ऐसा करो, उसमें से 2 कमीज़ें निकाल कर पापा को दे दो और मेरे लिए 2 नई टी शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ठीक है पापा, आपकी समस्या का समाधान हो गया और पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। इतना कहकर कमलेश ऑफिस चला गया। उसके जाते ही कंचन बोली, पापा जी, क्या माँ जी ने आपको यह भी नहीं बताया कि जाते हुए इंसान को टोकना नहीं चाहिए? वह तो मुझे बार बार समझाती रहती थी। आप तो फिराक में ही बैठे रहते हैं। अगर मैं ना रहूं तो आप अपने बेटे को चैन से जीने भी नहीं देंगे। इतना सुनाकर कंचन वहाँ से चली गई। दोपहर में जमुना दास जी फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पी रहे थे। तब कंचन बोली, पापा जी कहाँ चले? वह पलट कर देखने लगे तो कंचन बोली, पानी की बोतल निकाल तो दी है, लेकिन बोतल भरकर फ्रिज में भी रखनी पड़ती है और दिन में अगर कोई मेहमान घर आ गया तो मैं उसे ठंडा पानी कहाँ से दूंगी? मैं पानी पीने से मना नहीं कर रही हूँ, पर जितना पानी पीते हैं उतना ही भरकर फ्रिज में भी रख दीजिए। जमुना दास जी ने चुपचाप एक बोतल पानी भरकर फ्रिज में रख दिया और अपने कमरे में चले गए। शाम को अकेले में उनका मन नहीं लगता था। पत्नी को गुजरे हुए अभी
साल भर हुआ है, पर जीवन कैसे बोझ लगने लगा। यही घर था जब आते जाते उनकी पत्नी उनका हालचाल पूछती, चाय पानी देती थी। अब तो दो बातें सुने बिना पानी भी नसीब नहीं होता है। क्या सच में पत्नी की मृत्यु के बाद एक वृद्ध व्यक्ति बच्चों के लिए बोझ बन जाता है? जमुना दास जी को तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। शाम होते ही जमुना दास जी बच्चे की तरह घर से भागना चाहते थे। जैसे ही वह बाहर निकले, कंचन आई और उनकी तरफ दो कमीजें फेंकते हुए बोली, ये लीजिए पापा जी, यह दोनों रख लीजिए, और जिस कमीज का बटन टूटा है उसे काम वाली से कहकर ठीक करवा लीजिएगा। शायद उसे आप पर दया आ जाए, क्योंकि मुझसे यह सब काम नहीं होगा। जमुना दास जी चुपचाप खुशी से एक कमीज को खूंटी में टांग देते हैं और दूसरी को पहनकर पार्क में अपने जैसे कुछ वृद्ध व्यक्तियों के साथ बैठने चले गए। वहाँ उनका मन हल्का हो जाता था। वहीं उनके एक मित्र मनोहर बाबू बैठते थे। बातों बातों में जमुना दास जी से बोले, यह कमीज कहाँ से ली? क्या यह बेटे की है? क्योंकि एक रोज़ वह मेरे बेटे से मिलने घर आया था, तब मैंने उसे यह कमीज पहने हुए देखा था। बेटे को यह रंग बड़ा पसंद आया था। उसने इस कमीज के बारे में पूछा भी था, इसलिए यह कमीज मुझे याद है। जमुना दास जी एक पल को लज्जित होकर चुप रह गए, फिर मुस्कुराकर बोले, मनोहर बाबू, क्या बताऊं, बेटा बड़ा जिद्दी है। वह अपनी जिद में अड़ा था कि पापा बाजार चलिए, दो चार नई कमीजें खरीद लीजिए। मैंने कहा, बेटा तुम रोज़ ऑफिस जाते हो और 2-3 महीने में ही अपनी कमीजें बदल देते हो, तो क्यों पैसे बर्बाद करना? और मुझे कहाँ जाना है, मैं तो तुम्हारी ही कमीज पहन लूँगा। पता है आपको? मान ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से माना। इतना कहकर बेचारे झूठी हंसी हंसने लगे। कुछ समय बाद घर लौटे तो उन्होंने कमीज खोलकर दूसरी खूंटी में टांग दी और अपनी पुरानी कमीज को पहन लिया। थोड़ी देर बाद बेटा दफ्तर से लौटा तो बहू ने उसके लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और चाय बनाई। वहीं पर थोड़ी दूर कुर्सी पर जमुना दास जी बैठे थे। कंचन ने चाय के साथ उन्हें 2 ब्रेड दे दी और बोली, पापा जी, आपको तेल की चीज़ें हजम नहीं होंगी, इसलिए आपको ब्रेड पकौड़े नहीं दिए हैं। इतना कहकर वह पति के पास जाकर बैठ गई। कमलेश जमुना दास जी की तरफ देखते हुए बोला, पापा, कंचन ने आपको कमीजें नहीं दी? हाँ बेटा, बहू ने कमीजें दे दी, जमुना दास जी बोले। कमलेश ने कहा, फिर पहनी क्यों नहीं? जमुना दास जी बोले, आज ही पहनकर बाहर गया था। पर बेटा क्या हुआ, कमीज फट गई या कुछ दाग लगा दिया? तभी कंचन बोली, हाय हाय पापा जी, आपको पता है वह कितनी महंगी कमीज थी? महीनों से यह पहन रहे थे। अभी 2 महीने पहले ही तो इन्होंने उस कमीज को छोड़ा था। ड्राइवर कब से कह रहा था, सर मुझे वह पुरानी कमीज दे दीजिए, पर मैंने उसे ना देकर आपको दे दी। कमलेश बोला, पापा जी, इस उम्र में लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, पर आप तो माँ के जाने के बाद बहुत ही लापरवाह हो गए हैं। मैंने सोचा था कि गांव से यहाँ आपको लाकर रख लूँगा तो आप कुछ सीख पाएंगे, पर आप तो, यह आपकी बहू आपके लिए कितना सोचती है और आप उसकी परेशानियाँ बढ़ाते हैं। जमुना दास जी बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कमीज ना तो फटी है और ना ही दाग लगा है, तो क्या है कि उसे पहनकर नीचे गया था। मनोहर बाबू ने वह कमीज देखी और बोले कि यह आपका बेटा पहनता था, तो मुझे लगा उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत विचार न आ जाए, इसलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया। कमलेश बोला, क्या ज़रूरत थी आपको वह कमीज पहनकर मनोहर अंकल से मिलने की? और गलत विचार उनके मन में नहीं बल्कि आपके मन में आया होगा कि मैं पुरानी कमीज पहनकर जाऊं, लोगों को दिखाऊं कि देखो मेरा बेटा मुझ पर ध्यान नहीं देता है। कितना भी कर लो,
आप गांव के हैं, गांव के ही रहेंगे। मिट्टी में पले बड़े हो ना, शहर के तौर तरीके कहाँ से सीखेंगे। इतना कहकर कमलेश उठकर चला गया। कंचन बोली, पापा जी, आज आपने उनका मूड खराब कर दिया। ऐसा कीजिए, रात में आप अपने कमरे में ही रहिएगा, मैं आपका खाना वहीं भिजवा दूंगी। जमुना दास जी बेचारे बिना गलती के 4 बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन कंचन फ़ोन पर अपनी माँ से अपने ससुर जमुना दास जी की बुराई कर रही थी। क्या कहूँ मम्मी जी, माँ जी की जगह अगर मेरे ससुर चले जाते तो मेरे लिए अच्छा रहता। कम से कम माँ जी घर का कुछ काम करके मेरा हाथ तो बटाती, लेकिन वह तो मेरे सर पर एक बोझ छोड़ गई हैं। दिन रात कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं। इससे तो अच्छा वह गांव में ही रहते। जमुना दास जी चुपचाप बहू की बातें सुनकर अपने कमरे में ही बैठे रहे। वक्त बीता। कुछ दिनों बाद उनकी काम वाली बाई कांता बाई आई और बोली, बाबूजी, आप थोड़ा बाहर घूम आए, तब तक मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ और बिस्तर झाड़ देती हूँ। लगता है कई हफ्तों से चादर नहीं बदली है, क्या आपको बदबू नहीं आती। मैं क्या करूँ बेटा, मैं बहू का काम नहीं बढ़ाना चाहता। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। कांताबाई बोली, बाबूजी, वैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर अम्मा जी कहती थी, कांता, जब मैं ना रहूं तो तू अपने बाबूजी का ध्यान रखना। तो बताइए क्या काम है। जमुना दास जी जल्दी से अपने साथ 2 कमीजें लेकर आए और बोले, देखो इसका बटन संभाल के रखा है, क्या तुम इसे कमीज में टाँक दोगी। कांताबाई मुस्कुराई और बोली, माँ बाप भी बूढ़े होने के बाद बच्चे हो जाते हैं। अम्मा जी क्या गई, आप तो बिल्कुल मुरझा ही गए। क्या करोगे बाबूजी, जो किस्मत में लिखा होता है उसे तो काटना ही पड़ता है। पर सब बूढ़े लोग एक जैसे नहीं होते। जमुना दास जी बोले, क्या मतलब। कांताबाई मुस्कुराई और बोली, मेरे सास ससुर को देख लो। मेरे ससुर ठेला लगाते थे, बूढ़े हो गए, अब घर में बैठे हैं। एक दिन मेरे घर वाले ने गुस्से से उन्हें कुछ बोला तो ससुर को पता था कि उनकी उम्र हो गई है, बेटे से हाथापाई में तो जीत नहीं पाएंगे। जमुना दास जी बोले, फिर क्या हुआ तुम्हारे ससुर ने। कांताबाई हंसकर बोली, क्या करते, जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी और बोले मेरा कमरा खाली करो। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रखता हूँ तो खर्चा भी होता है, इतने खर्चे में इसे किराए पर लगा लूँगा तो ना मुझे दिक्कत होगी ना तुम्हारी माँ को। जमुना दास जी आश्चर्य से कांताबाई को देख रहे थे और बोले, तुम्हारे पति ने क्या कहा। कांताबाई हंसकर बोली, कहेगा क्या, आज की दुनिया में घर और राशन में क्या कम खर्चा होता है। अरे इतने पैसे में तो माँ बाप कितने लोगों को खिला सकते हैं। वह दिन था और आज का दिन, आज तक मेरे घर वाले ने उनसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। यह लो बाबूजी, आपका कमीज तैयार हो गया। जमुना दास जी की जिज्ञासा बढ़ी तो वे बोले, कांताबाई एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे घर वाले के साथ ऐसा बर्ताव किया तो तुम्हें बुरा नहीं लगा। कांताबाई बोली, बाबूजी एक बात कहूँ, थोड़े दिन के सुख के लिए मैं अपना बुढ़ापा नहीं बिगाड़ना चाहती। आज मैं अगर अपने घर वाले के साथ हो जाती तो हो सकता है कल को मेरा बेटा भी मेरे साथ यही सब करता। ना बाबा ना, मुझे बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना। अपनी कमाई से अगर मैं बुढ़ापे तक खा सकती हूँ तो क्यों बच्चों पर बोझ बनूँ। जो मेरा है वह जीते जी मेरा ही रहेगा। मेरे मरने के बाद ही पैसा और घर मैं अपने बच्चों को दूंगी। इतना कहते हुए वह चली गई। कांताबाई की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब ठेले वाला रिटायर होकर अपने घर में इज्जत से रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो किसान था, भले मुझे पेंशन नहीं मिलती, पर यह घर और बाकी की संपत्ति तो मेरी ही है। 2-3 दिन विचार किया और फिर बेटे बहू से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहू बोली, क्या बात क्या होगी, फिर कोई डिमांड होगी। कमलेश बोला, पापा, वैसे ही मुझ पर कम बोझ नहीं है, अब आप और मत बढ़ाइए। माँ के जाने के बाद आप बहुत परेशान करने लगे हैं। इससे बेहतर होता आप गांव में ही किसानी करते।
मेरी ही गलती थी जो माँ के जाने के बाद मैं आपको यहाँ ले आया। जमुना दास जी बोले, हाँ बेटा, माँ बोझ क्यों लगती, तुम्हारे घर का काम जो करती। छोड़ो उन पुरानी बातों को, मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। कंचन खुश हो गई। तो जमुना दास जी बोले, मैं अपना पुराना मकान ठीक करवा लूँगा, तो सोचता हूँ इस घर को बेचकर गांव का घर ठीक करवा लूँ और फिर से किसानी शुरू कर दूँ। कंचन बोली, पापा जी, यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है। आप मेरे घर को कैसे बेच सकते हैं। वह हंसकर बोले, नाइंसाफ़ी? और तुम्हारा घर? यह घर मैंने अपनी कुछ ज़मीन बेचकर और कुछ लोन लेकर अपने नाम पर लिया था। तो यह तुम्हारा कैसे हुआ। रिश्तों में धोखाधड़ी तो मैंने सीखी ही नहीं, पर झेली ज़रूर है। कंचन कमलेश का मुंह देखने लगी। वह बोला, पापा, आपको यह सब करके क्या मिलेगा, और आखिर किसने आपके कान भरे हैं। वह बोले, मेरे कान किसी ने नहीं भरे, और एक बात कह दूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। भले ही नौकरी नहीं करता, पर मैं एक किसान था और अपने पसीने की कमाई खाता था और आगे भी खा सकता हूँ। आज जो नई कमीज और टाई पहनकर जाते हो, कभी सोचा है उसी मिट्टी की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो। मेरा फैसला सुन लो, अब मैं गांव में जाकर रहूँगा। मुझे फिर से खेती शुरू करने के लिए कुछ रुपए चाहिए, जो कि अब मेरे पास नहीं है। तो मैं इस घर को बेचकर तुम्हें 2 कमरों के मकान के लिए पैसे दे दूँगा और बाकी के पैसों से मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूँ। बहू बोली, बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं, आपकी उम्र है ज़िंदगी फिर से शुरू करने की। जमुना दास जी बोले, देख रहे हो कांताबाई को, एक घर में काम छूटा तो फिर नए सिरे से दूसरे घर में काम शुरू कर देती है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने किसी को कहकर 1 हफ्ते बाद की टिकट करवा ली है। 2 दिन बाद इस मकान को देखने के लिए कोई आ रहा है, तो तुम भी तैयार रहना। इतना कहकर जमुना दास जी अपने कमरे में चले गए। कमलेश और कंचन को जोर का झटका धीरे से नहीं, बल्कि बहुत जोर से लगा। जमुना दास जी के आगे पीछे दोनों घूमते रहे, परंतु वह अपने निर्णय में से अडिग न हुए। आखिरकार वही हुआ जो उन्होंने चाहा। उन्होंने मकान को बेच दिया और बेटे को उसमें से आधे रुपए दे दिए और वापस गांव चले गए। बेटा अपने परिवार को लेकर ना जाने कितने महीनों तक किराए के मकान में रहा। फिर करीब साल भर बाद उसने एक छोटा सा मकान खरीदा और गांव जाकर अपने पापा के पैर पड़कर माफ़ी मांगता रहा। पर जमुना दास जी ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि तुम मेरे मरने का इंतज़ार करो। जब मैं मर जाऊंगा तो यह सब तुम्हारा हो जाएगा, पर मेरे जीते जी मेरी संपत्ति मेरी ही रहेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। दोस्तों, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी तक लुटा देते हैं, आखिर एक समय पर वह इतने कठोर क्यों बन जाते हैं, यह सोचने का विषय है। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना।